हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर की थ्योरी जो कि ईएल थॉर्नडाइक ने दी है। एंड ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है आगे आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Child learning to ride a bicycle. Perfection in riding the bicycle is not achieved through one try. The child makes many attempts to acquire mastery over the skill. At the initial stage, he or she makes errors and gradually the errors are minimized. The child makes a number of attempts for a particular task or problem and finds his or her attempts ultimately rewarding. तो लेटेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि एक बच्चा है जो कि साइकिल सीखना चाह रहा है। ठीक है, अब ये तो उसने एक दिन में हासिल नहीं करा होगा, काफ़ी उसने एरर्स करे होंगे, काफ़ी अटेम्प्ट्स करे होंगे और धीरे धीरे उसके एरर्स जो हैं कम होते गए होंगे और उसको जो मास्टरी है वो हासिल हुई होगी साइकिल सीखने में। ठीक है, when one is confronted with a difficult problem for which he or she does not have any ready-made solution, he or she will engage in a variety of different responses until one response produces a satisfying effect. तो जब भी हम किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आते हैं या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, जिसका हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है उस प्रॉब्लम का, तो हम मल्टीपल रिस्पॉन्सेस लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेस ट्राई करते हैं तब तक जब तक कि हमारे को एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन हासिल नहीं हो जाता। तो इसी के थ्रू हमें पता चला कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू सॉल्व होती हैं। द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग वॉज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ईएल थॉर्नडाइक एज अर्ली एज 1913 थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ऑन डिफरेंट एनिमल्स, मोस्टली ऑन कैट्स। तो ये जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम ईएल थॉर्नडाइक है, उन्होंने दी थी अराउंड 1913 के अराउंड। ठीक है, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था जो कि मेनली कैट पर था। वन ऑफ हिज फेमस एक्सपेरिमेंट्स टू इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग इन्वॉल्व्ड प्लेसिंग अ हंग्री कैट इनसाइड अ केज एंड डैंगलिंग अ फिश आउटसाइड द केज। इसमें उन्होंने क्या करा, एक केज में कैट को रखा, ठीक है, और उसके बाहर उन्होंने उसके लिए फ़िश रख दी। अब द कैट हैड टू प्रेस अ लीवर एंड कम आउट फ्रॉम द केज टू ग्रैब द फिश। अगर कैट को वो फिश चाहिए थी तो उसे एक लीवर प्रेस करना था जिसके थ्रू गेट खुलता और वो बाहर आकर फिश ले सकती थी। ठीक है, in the initial attempts, the cat made several unnecessary movements before pressing the lever of the cage. In subsequent trials, the random movements were gradually reduced, and finally, the cat could directly approach the lever, pressed it, and escape the cage. तो पहले तो रैंडम मूवमेंट्स करती गई, धीरे धीरे उसकी रैंडम मूवमेंट्स कम होती गई और फाइनली उसको समझ आ गई कि किस तरीके से जो है लीवर प्रेस करेंगे तो गेट खुलेगा और वो फिश को ले सकती है। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक डेवलप्ड द फॉलोइंग 3 लॉज ऑफ लर्निंग। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर थॉर्नडाइक ने ना 2 तरीके के लॉज निकाले थे, एक तो थे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और दूसरे थे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, जिसमें सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज का। रिपीटेशन ऑफ द एक्टिविटी मेक्स द स्टूडेंट टू रिटेन द एक्टिविटी फॉर लॉन्गर पीरियड। मतलब अगर हम किसी एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पर रिपीट करेंगे तो वो एक्टिविटी हमारे माइंड में रिटेन रहेगी फॉर लॉन्गर पीरियड, उसको हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, दिस essentially constituted of 2 laws. Law of use. The first relates to the strengthening of the connection of stimulus and response by repetition. Law of use कहता है कि अगर हम किसी एक्टिविटी को रिपीटेड बेसिस करते रहेंगे, रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट करते रहेंगे, तो उसका जो कनेक्शन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और हम उसको लॉन्गर पीरियड तक रिटेन कर पाएंगे। एंड द सेकेंड, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिसयूज़, रिलेट्स टू द वीकनिंग ऑफ कनेक्शन व्हेन नॉट यूज्ड फ्रिक्वेंटली। और जब हम किसी एक्टिविटी को फ्रिक्वेंट बेसिस पर यूज़ नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उसका जो कनेक्शन है वो वीक होता जाएगा और वो हमारी मेमोरी से भी ख़त्म होती जाएगी। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। ऑफ द सेवरल रिस्पॉन्सेज दैट अकर्स
just before a satisfying state of affairs tends to be learned easily. Those that occur before an annoying state of affair tend to be forgotten or rejected. मतलब जो कोई भी अगर हमने रिस्पॉन्स करा, अगर उसके बदले में हमारे को एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलता है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो सेटिस्फाइंग होता है, तो उस एक्टिविटी को हम रिटेन करेंगे. लेकिन अगर कोई भी रिस्पॉन्स के बदले हमारे को एक नेगेटिव एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस को हम भुला देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. इन अदर वर्ड्स, इफ द कॉन्सिक्वेंस टू अ बिहेवियर इज सेटिस्फाइंग देन द बिहेवियर इज लाइकली टू बी लर्न. In this connection, the role of reward and praise have positive effects of strengthening the learned behavior. तो बच्चों को अगर हमें कोई चीज़ याद दिलानी है, लर्न करवानी है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? रिवॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, प्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, हम उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, उनको रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, ताकि उनको एक सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट मिले और वो उस एक्टिविटी को अच्छे से लर्न करें. Whereas punishment and rebuke have the opposite effect on the behavior being learned. नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रेडीनेस. इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टू लर्न. द एजुकेशनल implication of this law is quite clear. A child who is ready for a specific type of learning is far more likely to profit from such learning experiences than another who is not ready. तो कोई भी एक्टिविटी को लर्न करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर एस्पेक्ट में रेडी होना पड़ता है. अगर वो रेडी नहीं है तो वो लर्निंग नहीं कर सकता. सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग पे थॉर्नडाइक ने सेकेंडरी लॉज दिए थे, टोटल 8 थे, जो हैं लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉगी एंड एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग एंड लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी. तो एक बार डिटेल में इनको स्टडी करते हैं. इट मीन्स दैट वी रिमेंबर बेस्ट वट वी सी और हियर फर्स्ट, दिस बिकम्स प्राइमरी. मतलब जो चीज़ हम पहले देखते हैं या सीखते हैं या सुनते हैं वो हमारी बेस्ट लर्निंग होती है. इन लर्निंग दिस मीन्स दैट वी रिमेंबर बेस्ट वट वी लर्न फर्स्ट. जो हमने पहले पढ़ा वो हमें अच्छे से याद रहेगा. सेकेंड आता है लॉ ऑफ रिसेंसी. रीसेंट एक्ट्स आर लास्टिंग. वी रिमेंबर दोज थिंग्स बेटर विच आर रीसेंट. मतलब जो चीज़ अभी रिसेंटली हुई, जिसके बीते हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ, वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं. हैंस अ पीपल शुड रिवाइज हिज इंटायर कोर्स जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम. और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम उससे पहले एक बार फाइनल रिवीजन कर जाते हैं. विदाउट रिवीजन ही इज़ एप्ट टू फॉरगॉट इवन द बेस्ट एस्टिमेटेड मैटर. द रिवीजन जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन हेल्प्स हिम. तो ये जो रिवीजन हम जस्ट एग्ज़ाम से पहले करते हैं ना, वो हमारे को याद रहती है अच्छे से. सेट एटीट्यूड. द बेस्ट लर्निंग इज़ पॉसिबल इफ़ द लर्नर सेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड द टास्क. मतलब अगर उसको उस चीज़ को याद करने में, लर्न करने में एक दिलचस्पी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है वो उस चीज़ को याद करने में, तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी. एंड नेगेटिव एटीट्यूड लीड्स टू पुअर एंड स्लो लर्निंग. सो द एटीट्यूड हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. ठीक है, अगर कोई बच्चा किसी टास्क पर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फोकस करेगा तो उसकी जो लर्निंग है वो फास्ट और इफ़ेक्टिव होगी. रिस्पॉन्सेज. द रिस्पॉन्स स्टेट्स दैट when one response does not bring satisfaction then it will initiate a new response. कि अगर एक रिस्पॉन्स से हमारे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस नहीं आया, तो हम दूसरा न्यू रिस्पॉन्स लेकर आएंगे. जैसे कि अगर एक बच्चा है, वो अपने फादर को बोलता है हैप्पी फेस बनाकर कि उसको वो टॉय ख़रीद कर दें, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स में उसको टॉय नहीं मिलता. ठीक है, टॉय नॉट प्रोवाइडेड बाय फादर. लेकिन फिर वो दूसरे रिस्पॉन्स पर जाएगा. अगर वो डिमांड करेगा अगेन कि उसको वो टॉय दिलवा दे विद अ क्राइंग फेस, रोते हुए करेगा, तो मे बी उसको जो है फादर उसको टॉय दिलवा दे. ठीक है, तो ये जब तक कि उसको सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलता तब तक वो इंडिविजुअल जो है मल्टीपल रिस्पॉन्सेस करता जाएगा. Intensity of stimulus. According to this law of intensity, a strong stimulus is presented with the help of strong response. Thus, the intensity of the stimulus plays an important role in learning.
If the intensity of the stimulus is low, then learning will be very low. And if a strong stimulus leads to fast and effective learning. तो वो ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा ना, उतनी ज़्यादा जो लर्निंग होगी वो फास्ट होगी और इफ़ेक्टिव होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें बच्चों को स्टोरी लर्न करवानी है या स्टोरी सुनानी है, ठीक है, तो अगर एक टीचर है जो सिर्फ बुक से रीड करती जा रही है स्टोरी, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लेकर आ रही है, बच्चों को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा स्टोरी में, तो क्या होगा, स्लो और पुअर लर्निंग होगी बच्चों की। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस प्रोवाइड करें, हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करें, हम अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ उनसे परफॉर्म करवाएं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फास्ट और इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा उतनी ज़्यादा जो है लर्निंग फास्ट और इफ़ेक्टिव होगी। Activity. Partial means a little part. So when we divide a work in small parts, our learning is more effective. तो कोई भी चीज़ को अगर हमें लर्न करना है ना, तो हम उसको पार्शियली डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल पार्ट्स में, ताकि जो लर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई भी पोएम लर्न करनी है तो हम उसके पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देते हैं। हम एक एक पैराग्राफ याद करके पूरी पोएम को याद कर सकते हैं। लॉगी The responses based on the similar past situation following the same response in the new ones is law of analogy. तो वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हमने जो पास्ट में एक्सपीरियंस करी थी, ठीक है, और फ्यूचर में अगर हम सिमिलर प्रॉब्लम अगर हम फेस करते हैं, तो जो पास्ट सिचुएशन में हमने सॉल्यूशन अप्लाई करा था, सेम सॉल्यूशन हम फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकते हैं न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अकॉर्डिंग टू दिस, द रिस्पॉन्स टू एनी वर्क दैट अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ डूइंग कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय न्यू स्टिमुलस। Later it was named classical. According to Pavlov, first the food increases stimulus and then it gives response with a bell. तो वो कह रहे हैं कि हम ना एसोसिएटिव शिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल लिया जैसे डॉग है, डॉग जो है फूड को देखकर सेलिब्रेट करता है, ठीक है, तो अगर हम फूड को एसोसिएट कर देंगे बेल के साथ, ठीक है, तो जो डॉग होगा ना वो बेल की आवाज़ पर भी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। न्यू स्टिमुलस के बेसिस पर भी वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा। तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग। करते हैं जो कि बेस्ड इन ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर। पहला है, व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कॉन्सेप्ट एंड यूज इट, प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एरर्स कमिटेड बाय देम। दिस आइडिया वाज गिवन बाय, ऑप्शंस हैं E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वॉटसन या लेव वाइगोस्की। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Is which is not included in Thorndike's primary laws of learning from the following: law of exercise, law of effect, law of associative shifting, law of readiness. Correct answer is option C. Dash is one of the primary laws of learning. Options are law of attitude, law of effect, law of analogy, law of associative shifting. Correct answer is option B. When a modifiable connection is not made between a situation and response, the connection strength decreases. This is called trial and error, law of effect, law of exercise, law of readiness. Correct answer is option C, law of exercise. According to Thorndike, pleasant experiences have a lasting effect on learning. This method emphasizes the role of rewards and punishment in the learning process. What is this method called? Law of exercise, law of reaction, law of effect, law of preparation. So the correct answer will be option number C, law of effect. Next is, which law states that learning can only take place when a student is ready to learn? Options are law of readiness, law of exercise, law of effect, law of use and disuse. Correct answer is option A, law of readiness. सो गाइस, ये थी आज की थ्योरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।